स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श तब और अब के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे बीच माननीय मंत्री जी सुश्री उषा ठाकुर जी, आज के मुख्य वक्ता श्री उदय महाउरकर जी और सत्र के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत मुक्तिबोध जी भी पधार रहे हैं। मैं अतिथियों से निवेदन करता हूं कि कृपया स्थान ग्रहण करें। इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी स्वाधीनता आंदोलन का विमर्श तब और अब अमृतकाल के परिप्रेक्ष्य में आज दिन भर यह गोष्ठी चली है और इसके चौथे सत्र में और समापन सत्र में हम सब एकत्रित हैं। सुबह के सत्रों में इतिहास के लेखन, उसकी विकृतियाँ, इतिहास के नए प्रसंग और नए अध्यायों पर चर्चा हुई। मीडिया और इतिहास विमर्श पर भी चर्चा हुई। हमारे आज के प्रमुख वक्ताओं में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, श्री मनोज श्रीवास्तव जी, श्री प्रफुल्ल केतकर जी, श्री आशुतोष भटनागर जी, प्रशांत पोल जी, श्री विजय मनोहर तिवारी जी, डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जी जैसे उद्भट विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। और इस संगोष्ठी की थोड़ी सी रचना हमने ऐसी रखी कि हम अंतिम सत्र में कुछ ऐसे विषयों को चुनें जो हमारे विमर्श को बार बार हमारे विमर्श में आते हैं और उससे हम दो चार होते हैं। वीर सावरकर एक ऐसे नायक हैं इस इतिहास के प्रसंगों में जिस पर प्रायः चर्चाएं होती हैं और स्वाधीनता के अमृतकाल में स्वत्व को जगाने वाले इस अप्रतिम नायक के प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनकी चर्चा करें, उनको नमन करें, उनको याद करें। इस दृष्टि से इस सत्र को रखा है और समापन सत्र को उन्हीं पर केंद्रित करते हुए और उन्हीं पर आधिकारिक अध्ययन करने वाले विद्वान श्री उदय महाउरकर जी ने इस सत्र को संबोधित करने की सहमति प्रदान की। हम उनका भोपाल की इस धरती पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम के बारे में जब हमने दीदी से चर्चा की, माननीय मंत्री जी से, तो आम तौर पर वो शनिवार रविवार क्षेत्र में चली जाती हैं, लेकिन वीर सावरकर का जो सत्र है और उनके बारे में जो हमारे बीच आज विद्वान पधारे हैं उनको सुनने और उनके सानिध्य के लिए आप हमारे बीच हैं। हम आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हम सबके पालक श्री हेमंत जी मुक्तिबोध, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं अतिथियों का परिचय कराऊं उसके पहले मैं स्वागत का जो कार्यक्रम है वो, और उसके पहले चूँकि हमारा प्रथम सत्र में दीप प्रज्वलन की प्रथा पूरी हो चुकी है, तो भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, तो अतिथियों से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने का कष्ट करें। मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान, स्वराज संचालन और धरोहर संस्था तीनों ने मिलकर के इस आयोजन की रचना की है। संस्कृति विभाग का स्वराज संस्थान इस कार्यक्रम के पीछे खड़ा है और उन्होंने हमें हर प्रकार का सहयोग दिया है। मैं आज के मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए डॉक्टर रुचि घोष दस्तीदार जी से निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आकर शॉल और पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत करें। मंत्री
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री संतोष वर्मा जी से निवेदन करता हूं, जो स्वराज संस्थान के उप संचालक हैं। कृपया मंच पर पधारें और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हेमंत मुक्तिबोध जी का स्वागत करें। पूजा जी। और इस पूरी संगोष्ठी की जो आयोजन समिति की सचिव हैं पूजा सक्सेना जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसके बाद माननीय मंत्री जी का स्वागत हमारी समिति की ओर से करें। पूजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो यह कार्यक्रम है समापन सत्र गोष्ठी का, इसमें हमारे बीच जो हमारे दिन भर के अलग अलग सत्रों में वक्तागण जिनका मैंने पहले नाम लिया वो सब लोग भी उपस्थित हैं। और विशेष रूप से हमारे बीच कुछ माननीय गणमान्य व्यक्ति शहर के उपस्थित हैं, जिसमें हमारे प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी सांची विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति जी, प्रोफेसर खेम सिंह जी डहरिया अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, डॉक्टर प्रकाश बर्तुनिया जी अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के माननीय कुलाधिपति जी, और हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री अशोक पांडे जी हमारे बीच हैं। हमारे संस्था के सचिव श्री दीपक शर्मा जी हमारे बीच हैं। आप सभी का स्वागत है। और श्री किशन जी सूर्यवंशी नगर निगम के अध्यक्ष भोपाल के, वो भी हमारे बीच हैं। और हमारे बीच में एक और अन्य अतिथि सचमुच में आज हमारे बीच मोहनलाल छिपा जी सर हैं, जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में कुलपति थे और आज किसी कार्यक्रम से भोपाल में आपका आगमन हुआ और आप यहाँ पधारे, आपका भी स्वागत है। और सभी उपस्थित हमारे प्राध्यापकगण, प्रोफेसर, विद्यार्थी, पत्रकार, अन्य समाज से जुड़े सभी जनों का स्वागत है। और इस कड़ी में आज का जो विषय है वीर सावरकर राष्ट्रीय सुरक्षा, मैं वीर सावरकर के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए क्योंकि कह के शब्दों की गंभीरता को नष्ट नहीं करना चाहिए। वीर सावरकर, जैसा मैंने पहले कहा, एक ऐसा नायक जिसने स्वत्व के प्रकटीकरण के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया। उस विषय पर जब हमारी उदय माहुरकर जी से बात हो रही थी तो विषय क्या रखा जाए, इस पर चर्चा हुई और उन्होंने ये सुझाव दिया कि वीर सावरकर राष्ट्रीय सुरक्षा, इस विषय पर कुछ बात होनी चाहिए। आज इस वक्तव्य के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करने से पहले उनका परिचय कराना चाहता हूं। आपका जन्म इंदौर में हुआ, ग्वालियर में रहे लंबे समय तक, और मूलतः आप पूना के माहौर गांव से, पूना से 60 किलोमीटर दूर एक गांव है माहौर, वहां से हैं। जाने माने पत्रकार हैं, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं। आपने 3 पुस्तकें लिखी हैं और 4 विषयों के लिए आपको इस देश में जाना जाता है। एक तो ये वीर सावरकर, जो पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है आपकी, और उसकी भूमिका माननीय सर संचालक जी ने लिखी है, उसका विमोचन भी उनके कर कमलों से हुआ था। वीर सावरकर पर जो विशेषज्ञता है, उसके साथ साथ एक जो नरेंद्र मोदी सरकार का जो गवर्नेंस मॉडल है, उस पर आपकी ज़बरदस्त पकड़ है और उसके एक विशेषज्ञ आप माने जाते हैं। एक विषय कट्टरवादी इस्लामिक जो मूवमेंट चलता है, उसको उजागर करने और उस पर गहरी नज़र रखने के लिए जाने जाते हैं श्री उदय माहुरकर जी। और एक चौथा जो बिंदु है जो मैं बताना चाहूँगा आप सबसे, इतिहास के भीतर जो खिलवाड़ होते हैं उनको उसको समझना और उसको समाज के सामने लाना और उसका उपचार करना भी उदय माहुरकर जी जानते हैं, उसके लिए भी आप जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आपको
इस सत्र के लिए आमंत्रित करूं, उसके पहले मैं आज के जो हमारे दो अन्य अतिथि हैं उनका भी मैं इसी कड़ी में परिचय कराना चाहूँगा। आज की सभा के अध्यक्ष माननीय हेमंत जी मुक्तिबोध, आप सब ज़्यादातर लोग परिचित हैं और आप बैंक से सेवानिवृत्त हुए। 6 पुस्तकों का मराठी से हिंदी में अनुवाद आपने किया है और 2 अभी प्रचलन में हैं, वो भी जल्दी ही हमारे सामने आएंगी। वैचारिक रूप से सामाजिक कार्यकर्ता के नाते और अन्य सक्रियता, सामाजिक जो सक्रियता है उस रूप में हम सब आपको देखते ही हैं, आपके मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। और आज की मुख्य अतिथि माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी हमारे बीच हैं, जो सबसे परिचित हैं, सब आप उनसे परिचित हैं। महू इंदौर के पास विधानसभा से आप विधायक हैं, पहले भी कई बार विधायक रही हैं, ज़्यादा सब लोग परिचित हैं। और अभी वर्तमान में आप मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति, आध्यात्म, पर्यटन विभाग की माननीय मंत्री हैं, प्रखर वक्ता हैं, प्रखर एक राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत, मैं तो कवि के रूप में भी आपको देखा हूँ कई बार, और एक बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस कड़ी में ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हम लोग थोड़ा विलम्ब हो चुके हैं, के अध्यक्ष, जाने माने लेखक, समाजकर्ता श्री हेमंत मुक्तिबोध जी, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एमपी की पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग की मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी, जिन्होंने खूब उत्साह से मुझे आमंत्रित किया है, और मैं उनका और दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे मेरे विचार रखने का मौका आपने भोपाल में दिया। मैं जब छोटा था, करीबन 8 या 10 साल का, उस टाइम पे मेरे पूज्य पिताजी, स्वर्गीय पिताजी, वो मुझे कहा करते थे कि देश और कांग्रेस ने वीर सावरकर को बहुत अन्याय किया है, और साथ में जो उन्होंने उड़ी लगाई थी जब उनको लाया जा रहा था लंदन से, उसकी चर्चा करते थे, और उनको जो कठोर कारावास के दौरान उन्होंने जो सहन किया उसकी भी चर्चा वो करते थे। इससे ज़्यादा मुझे सावरकर जी के बारे में ज़्यादा ज्ञान छोटेपन में नहीं था। 1996 में थोड़ा सा और मैं गहरे में जाना चाहूँगा। जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी मेरे पे बहुत गहरी असर हुई। मैंने करीबन 25 साल की उम्र में एक पुस्तक मेरे हाथ में आई थी। मैं अहमदाबाद कर्नावती में इंडिया टुडे इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी करता था। वो पुस्तक का नाम था दिल्ली सल्तनत। वीडी महाजन की पुस्तक है, आज भी अवेलेबल है। 25 रुपये में ली थी मैंने वो पुस्तक। उसमें जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए सल्तनत काल के दौरान, मतलब मुगल काल के पहले का जो मुस्लिम दौर था, लोधी, तुगलक, खिलजी, वो अत्याचार एक तरीके से द्रवित करने वाले थे। मुझे बार बार ये होता था कि हमारे पूर्वजों ने कितना सहन किया है। उसके बाद में हमें पाकिस्तान देना पड़ा। उसके बाद में भी हमारे जो 3 मंदिर हैं, श्री राम, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये विचार मेरे मन में 1985 से खेलने लगा, और इसी वजह से मैं सावरकर जी की तरफ आकर्षित हुआ, उनकी जीवनी की तरफ, और 1996 में मैंने उनका अध्ययन शुरू किया। देखिए, सावरकर जी की जो पहचान है वो एक क्रांतिकारी रूप में है, क्रांतिकारी के रूप में है। लेकिन मेरे पास जो लिटरेचर आया वो उनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विजन थी, दृष्टि थी, उन्होंने जो प्रयास किया था भारत के विभाजन को रोकने का, वो सब मुद्दे मेरे सामने आए। कुछ ऐसा लिटरेचर मेरे सामने आया कि मुझे ऐसा लगा कि
अगर कोई ने प्रयास किया था भारत के विभाजन को रोकने का तो वो वीर सावरकर थे। खैर, मैं पत्रकार रहा, दूसरी रुचियां भी मेरी थी। 2015 में इसका प्रचार मैंने शुरू किया। पहला मेरा आर्टिकल है डेली ओ नाम का एक प्लेटफॉर्म है इंडिया टुडे का, उसमें उसका हेडिंग एडिटर थी, उन्होंने दिया था। मैंने जो हेडिंग सजेस्ट किया था वो नहीं दिया उन्होंने। तो हेडिंग उन्होंने दिया कि हाउ हिस्ट्री वॉज अनफेयर टू सावरकर, ये उसका हेडिंग था। लेकिन वो पूरा सावरकर की जो राष्ट्रीय सुरक्षा की विजन है उस पे था, और दूसरा उनका हिंदुत्व क्या है उसको समझाने का मेरा प्रयास था। देखिए, देश 8 सालों से देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में है जिसके वजह से मेरी पुस्तक जो चिरैय पंडित मेरे सहलेखक है उनके साथ में मैंने लिखी हुई है, उसका इंट्रोडक्शन जो है पुस्तक, उसका हेडिंग है डॉन ऑफ द सावरकर एरा, सावरकर एरा का उदय। वो क्या है? डॉन ऑफ द सावरकर एरा क्या है? 370 को हटाना वो डॉन ऑफ द सावरकर एरा है। मुस्लिम तुष्टिकरण की जो नीतियां थी उनको रिवर्स करना वो डॉन ऑफ द सावरकर एरा है। मंदिर के द्वार खुलना वो सावरकर एरा है। उज्जैन में महाकालेश्वर का जो मैं कहूंगा दूसरा जीर्णोद्धार किया माननीय प्रधानमंत्री ने, वो सावरकर एरा है, डॉन ऑफ द सावरकर एरा है। तो 8 साल से एक करवट बदली है देश ने, लेकिन उसके पहले 60 साल हमने कितने वेस्ट किए, वो अगर सावरकर को पढ़ते हैं तो आपके सामने वो पूरी स्टोरी आपके सामने आएगी। देखिए, सावरकर के देश के विभाजन को रोकने की हम बात करें तो हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। 1930 के अंदर जो प्रयागराज का मुस्लिम लीग का सेशन था, उसके अंदर सर मोहम्मद इकबाल, जिनकी नज़्में हमारे कई कवि गाते हैं, भारत के अंदर जाने बिगर की पाकिस्तान की पहली परिकल्पना उन्होंने की थी। उस सेशन में उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत के मुसलमानों की अलग भूमि में देख रहा हूं, अलग देश देख रहा हूं। आज के सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में करीब करीब आज का पाकिस्तान, अगर भारत वाला पंजाब अपन छोड़ दें तो। 1932 के अंदर रहमत अली चौधरी नाम के एक जलंधर के एक गुज्जर मुसलमान जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, उन्होंने जब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, जब वहां उसके जो मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स थे उसमें उन्होंने एक पेपर फ्लोट किया, नाउ और नेवर। इस सब में अच्छा मौका है अलग देश मांगने का मुसलमानों के लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए, वरना ये मौका फिर से नहीं आएगा। उसमें पहली बार उन्होंने पाकिस्तान शब्द कॉइन किया कि जो नई भूमि होगी जो मुसलमानों की, नया देश होगा, उसका नाम होगा पाकिस्तान। और हम सब जानते हैं कि इसको शेप दिया जिन्ना ने। 1936 के अंदर सिंध को मुंबई प्रांत से अलग किया गया। सिंध जो था, आज का सिंध, वो मुंबई प्रांत का भाग था। जब सावरकर बाहर आए, सावरकर देखिए 14 साल का उनका कठोर कारावास था उनका, करीबन 14 साल का, और 13 साल वो एक तरह से नजर कैद में रहे रत्नागिरी में, जहां उन्होंने सोशल रिफॉर्म का बहुत बड़ा काम किया, समाज सुधार का, अस्पृश्यता निवारण का खास करके। जब 1937 में उनको संपूर्ण रूप से रिहा किया गया, जब उन्होंने मेरे ख्याल से पहला स्टेटमेंट इशू किया, उन्होंने कहा कि सिंध प्रांत को अलग करना इट इज ए एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। मतलब वीर सावरकर ने पाकिस्तान के बीच डल गए हैं, वो देखने वाले वो और बीएस मुंजे पहले व्यक्ति थे। बीएस मुंजे भी एक बहुत बहुत बड़े व्यक्ति थे। देश ने, मैं मानता हूं कि उनको पूर्ण न्याय नहीं किया है, उनका भी जिक्र मैं करूंगा इस वक्तव्य में। तो सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देखा कि बात आगे बढ़ रही है, वो देश को आगे जाके नुकसान कर सकती है। उसके बाद में वीर सावरकर ने करीबन 6 से 7 साल तक
पूरे देश का भ्रमण किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक, और देश को आगाह किया कि कांग्रेस जो रास्ते पे जा रही है वो रास्ता गलत है, इसकी बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। और इससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान, जिसको मैं कहता हूं, दिया उन्होंने। 1937 में जब वो बाहर आए, उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन और एस.एम. जोशी जैसे कांग्रेस के नेताओं ने उनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। उस टाइम पे सावरकर ने इनकार किया, और इनकार करने के टाइम पे क्या कारण दिया वो जानने हमारे लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना ये देश के साथ धोखाधड़ी है, और कांग्रेस इस रास्ते पे इतने आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। उस टाइम पे एक स्टेटमेंट उन्होंने इशू किया, बड़ा फेमस है। इट इज बेटर टू स्टैंड in the last row of patriots than the first row of those who are betraying the nation in the name of nationalism. मैं सही देशभक्तों की आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में जो देश के साथ राष्ट्रवाद के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। मतलब मैं कहूंगा कि उन्होंने देख लिया था कि पाकिस्तान हो सकता है, और उन्होंने 7 साल तक उन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया देश के अंदर। देश इससे वाकिफ नहीं है, मतलब जहां जहां भी जाते थे बड़ी संख्या में प्रजा आती थी सुनने उनको। और 1940 के अंदर जब जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया 23 मार्च 1940 को, उस टाइम पे भी सावरकर ने कहा है कि देखिए ये पाकिस्तान की नींव अब डल चुकी है, इस नींव को हटाना बहुत बहुत कठिन होगा, जो कांग्रेस का रवैया है उसको देखते हुए। अब हम कांग्रेस में थोड़ा गौर करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, मेरी पुस्तक में मैंने और चिरायु पंडित मेरे सह लेखक ने लिखा है कि द डोर्स टू पाकिस्तान वर ओपन बाय कांग्रेस विद इन 15 डेज ऑफ द डिमांड बीइंग मेड। 15 दिन के अंदर ही कांग्रेस ने पार्टीशन के द्वार एक तरीके से खोल दिए थे। 23 मार्च 1940 को यह रिजोल्यूशन पास हुआ। कई लोग कहते हैं कि आप कहते हो कि वीर सावरकर भारत का विभाजन रोक सकते थे, तो वो फेल कैसे हो गए? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। देखिए 1945 के अंदर नेशनल सेंट्रल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन अनाउंस हुए, मतलब पार्लियामेंट, आजादी के पहले पार्लियामेंट के लास्ट इलेक्शन। उस टाइम पे कांग्रेस ने एक बड़ी गंदी चाल खेली। कांग्रेस पार्टीशन रिजोल्यूशन पास कर चुका था, फिर भी उन्होंने इलेक्शन, क्योंकि उस टाइम पे सावरकर जी को हिंदू महासभा को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था पूरे देश में, तो कांग्रेस को डर था कि अगर ऐसे ही प्रतिसाद मिलता रहा तो हिंदू बड़ी संख्या में हिंदू महासभा की ओर मुड़ सकते हैं। उन्होंने एक करवट बदली, एक गंदी राजनीति खेली। उन्होंने अखंड हिंदुस्तान मूवमेंट चलाया और उसका जो प्रतीक बनाया सरदार पटेल को। सरदार पटेल उस टाइम पे काफ़ी प्रेरित भी थे, मतलब उन्होंने एक स्टैंड लिया ही था मुस्लिम लीग के सामने, और वो मेन कैंपेनर बन गए कांग्रेस के हिंदू महासभा के सामने। और गांधी जी का तो स्थायी स्थान बहुत बड़ा, मतलब एक उनका एक लेवल था बहुत बड़ा, पूरा देश उनके पीछे चलता था। तो जब ये कैंपेन चलाया कांग्रेस ने कि अखंड हिंदुस्तान के हम समर्थक हैं, उसके लिए कुछ भी करने को हम तैयार हैं, उस टाइम पे सावरकर ने बहुत कहा कि ये देखिए आपके आंख में धूल झोंकने का प्रयास है, जैसे ही इलेक्शन होगा वैसे ही कांग्रेस ये कैंपेन छोड़ देगी। और ऐसा ही हुआ। उस इलेक्शन के अंदर हिंदू महासभा की हार हुई। 16% वोट मिले हिंदू महासभा को, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। उससे सावरकर खुद भी बहुत ही एक तरीके से स्ट्रेस में चले गए थे, क्योंकि वो अपनी खराब हेल्थ के बावजूद वो कैंपेनिंग कर रहे थे। उनकी हेल्थ तो खराब थी, वो तो कभी फिट हो नहीं पाए थे।
और जब ये रिजल्ट आया तो उनको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा उनको। फिर भी 1947 के अंदर जब जून के अंदर जब पार्टीशन तय हो गया, उस टाइम पे भी उन्होंने एक भविष्यवाणी करी। उन्होंने कहा कि मेरी सहानुभूति है, मेरा दिल टूट जाता है जब मैं अत्याचार होते हुए देखता हूं बंगाल और पंजाब के हिंदुओं पे, लेकिन हमें इस बात का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि करीबन 75 to 80% देश को हम आजाद करवाने में सफल होने जा रहे हैं। और सरकार ने कहा कि जो ये 20 या 25% हम नहीं ला पा रहे हैं, वो भी अगर हमने, इफ हिंदूज डोंट लूज देयर कॉन्शियसनेस, उनका वर्ड है, तो वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। वी शुड ट्रीट पाकिस्तान एज रिबेल प्रोविंस। एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वी शुड एनेक्स पाकिस्तान। ये उनका देखने का तरीका था। अब हम आते हैं सावरकर जी की एक बृहद नेशनल सिक्योरिटी विजन पे, जिसपे हमारी पुस्तक प्रकाश डालती है। आज के चाइना का गठन हुआ 1948 में, और 1952 के अंदर जब सावरकर जी ने देखा कि चाइना सैनिक रूप से भारत से आगे निकल चुका है, तो पहली वार्निंग उन्होंने इशू की। उन्होंने कहा कि चाइना ने जिस तरह से तिब्बत हड़प लिया है, उसके बाद में जिस तरीके से वो सैनिक रूप से सुसज्ज हो रहा है, और यहाँ हमारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी उसके अंदर बंदूक की जगह चाय का प्रोसेसिंग होता था, क्योंकि नेहरू जी ऐसा मानते थे कि हम कोई पे आक्रमण नहीं करते, हम पे कौन आक्रमण करेगा। उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि हम बहुत भयंकर परिस्थिति है देश के अंदर, चाइना के मंसूबे बराबर नहीं है, और उस टाइम पे इन्होंने भारत को अणुशक्ति बनने का सुझाव दिया था। अगर उस टाइम पे हम अणुशक्ति बनते तो शायद हम सुपर पावर आज से 10, 15, 20 साल पहले बन चुके होते। एनीवे, 1954 के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू पंचशील नाम का एक मंत्र लेके आए, ये कहते हुए कि अगर इन 5 मंत्रों को भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर उनका अनुकरण करते हैं तो भाईचारे से रह पाएंगे। उस टाइम पे सावरकर ने फिर से वार्निंग इशू की। उन्हें कहा कि जवाहरलाल नेहरू, जिस तरीके से तिब्बत को हड़प लिया है चाइना ने, उसके बाद में ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करना चाइना के साथ, ये खतरे से खाली नहीं है। चाइना की जमीन हड़पने की भूख बढ़ेगी, और भविष्य के अंदर चाइना हम पे अटैक करके हमारी जमीन हत्या लेता है तो मुझे अचंभा नहीं होगा। ये वार्निंग परम पूज्य गुरुजी ने भी की थी उसी दौरान, 2 व्यक्तियों ने की थी, और थोड़ी बहुत अंबेडकर ने भी की थी। उस टाइम पे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि पंडित नेहरू, आपका जो पंचशील है वो मंत्रों करने की माला जो होती है उसके मणके हैं, दे आर बीड्स ऑफ द रोजरी, और चाइना का जो पंचशील है वो है मशीन गन, सबमरीन, मिसाइल और बॉम्ब। और उस टाइम पे कहा उन्होंने 2 प्रिंसिपल उन्होंने इनिशिएट किए अपने, एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और दूसरा फॉरेन पॉलिसी के लिए। उन्होंने कहा कि सैनिक की मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इज द अल्टीमेट डिसाइडर ऑफ ए नेशंस ग्रेटनेस। कोई भी देश अगर आर्थिक रूप से समृद्ध है, सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है, और सैनिक की रूप से समृद्ध नहीं है, तो वो महान देश नहीं बन सकता। उसका समय बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है तालिबान। आज आप देखिए, तालिबान कट्टरवादी इस्लाम का अपने आप को रक्षक कहता है, लेकिन सिकियांग जो चाइना का प्रोविंस है, बिल्कुल सटा हुआ अफगानिस्तान से, वहां पे चाइना रोज अत्याचार करता है उइगर मुसलमानों पे, लेकिन तालिबान की हिम्मत नहीं है चाइना को चैलेंज करने की, कि उसको मालूम है कि हमने अगर चाइना को चैलेंज किया तो चाइना हमें मसल देगा। और दूसरा सावरकर का दूसरा प्रिंसिपल था, वो था नो टू नेशंस
कैन बी परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज। उनके जो संबंध हैं वो उनकी आवश्यकताएं डिसाइड करेंगी, तय करेंगी। तो आज जो आज हमारा जो दोस्त है वो कल हमारा दुश्मन बन सकता है, और हमारा दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो सकता है। और इसी प्रिंसिपल के को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को 1939 में सलाह दी थी। सुभाष चंद्र बोस जो भारत छोड़ के गए और एक्सिस पावर्स की मदद ली उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाने के लिए, उसके पीछे जो 3 व्यक्ति थे जिनको प्रेरित किया उसमें से एक थे वीर सावरकर। ये देश जानता नहीं है। और 1952 के अंदर वीर सावरकर ने, उनका क्या वार्तालाप हुआ था, उनकी जो सीक्रेट मीटिंग हुई थी बंबई के अंदर नेताजी के साथ में, उसको पूरा उन्होंने बयान किया हुआ है। और नेताजी ने उनको काफी अप्रिशिएट किया हुआ है, रसबिहारी बोस ने उनको अप्रिशिएट किया हुआ है। एनीवे, तो आप देखें तो ये जो 2 प्रिंसिपल्स हैं, इससे अपने आप को दूर रख के हमने कितना नुकसान किया है, उसके 2 बड़े प्रमुख एग्जाम्पल हैं। देखिए, 1965 के युद्ध में हमारी जो आर्मी थी, जाट रेजिमेंट, वो लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थी। अगर सावरकर के प्रिंसिपल हम फॉलो करते होते तो हम लाहौर को कैप्चर कर लेते, लेकिन हम 13 किलोमीटर दूर रुक गए और हमने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। और अगले साल ताशकंद में जो जीता था वो भी वापस दे दिया। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने भी प्रयास किया था। वो बिल्कुल गांधी जी के हूबहू उनके रास्ते पे नहीं चल रहे थे, लेकिन वो गांधी जी के जो सेल्फ पैसिफिस्ट जो विचार थे उससे मुक्त नहीं थे, वरना वो युद्ध विराम न स्वीकारते और लाहौर ले लेते। दूसरा, सिर्फ 71 के वॉर के अंदर जब श्रीमती गांधी ने जब 2 हिस्से किए बांग्लादेश के, जब हमें ऐसा लगा कि एक दूसरा सावरकर पैदा हो गया है, लेकिन ये हमारी धारणा गलत साबित हुई। अगले साल जब शिमला एग्रीमेंट के अंदर 93,000 बंदी पाकिस्तानी सैनिक होते हुए भी हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं कर पाए, पीओके वापस नहीं ले पाए। और तो और हमने 3 जो हिंदू प्रभावित तालुका थे सिंध के अंदर, जो हमने जीते थे उस टाइम पे, जहां हमारी 1 साल तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रहा, वहां पे गुजरात के कई ऑफिसर वहां पे सर्विस करने गए थे, वहां वो हमने वापस कर दिए। वो वापस कर दी जो वहां पे वो ब्रिगेडियर भवानी सिंह, महावीर चक्र, जयपुर के महाराजा, उन्होंने वो कैप्चर किया था वो पूरा एरिया। और जब हमने वापस कर दिया तो वहां के हिंदू इतने घबरा गए, जिन्होंने मदद की थी भारतीय आर्मी की, कि वहां से 1 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ है शिमला एग्रीमेंट के बाद। तो भारत ने अपना कितना नुकसान किया, इसके लिए हमने इस पुस्तक में कहा है कि सावरकर इज द फादर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। और मेरा एक लेख भी है डेली योग के ऊपर, इफ गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन देन सावरकर इज द फादर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। एक और मैंने इसमें मेरी पुस्तक नए एडिशन में इसको मैं इस बात को मैं इंक्लूड करूंगा। अब मैं कहता हूं कि सावरकर जो थे वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के नॉस्ट्राडेमस थे। देखिए, आसाम का जो भी आपत्तियां भारत के सामने आई हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेके गए 75 साल के अंदर, उन सभी जो आपत्तियां आई हैं उनकी भविष्यवाणी वीर सावरकर ने 60 से 80 साल पहले कर दी थी। आसाम की बात करें, 1941 के अंदर जब आसाम के अंदर घुसपैठिए इस बंगाल से बड़ी संख्या में आके बस रहे थे ब्रह्मपुत्र वैली में, बहुत बड़ी संख्या में। उस टाइम पे गोपीनाथ बोरदोलोई कांग्रेस के नेता ने उनके सामने एक मुहिम छेड़ दी, खूब फाइट की। आज का आसाम जो अगर हमारे साथ में है तो उसमें गोपीनाथ बोरदोलोई जी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आसाम के बाहर के सावरकर पहले नेता थे जिन्होंने ये वार्निंग दी थी। उन्हें कहा था कि ये घुसपैठिए आ रहे हैं, ये आसाम की संस्कृति और हमारी उत्तर, बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान की डिमांड जिन्ना ने की, उस दिन ऐसे कई मुसलमान थे जो उसका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस और गांधी जी को क्या करना चाहिए था? उनको एक एंटी पाकिस्तान फ्रंट बनाना चाहिए था, जहां एक जिसके अंदर कांग्रेस,
हिंदू महासभा और ऐसे मुस्लिम नेता जो कांग्रेस का पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं उनको साथ में लेना चाहिए था। उसकी जगह कांग्रेस और गांधी जी ने सिर्फ जिन्ना से डील करना पसंद किया और एक नौबत तो ऐसी आ गई कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के लीडर होने के बावजूद गांधी जी जिन्ना को 17 बार मिलने गए उसके घर, 17 बार, और जिन्ना उनको एक भी बार घर पे मिलने नहीं आया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो मुस्लिम प्रजा थी वो जिन्ना की जो लैंग्वेज थी वो जबरदस्त थी, पोलराइजिंग लैंग्वेज थी, वो पूरी जनता उसके तरफ हो गई। और जो नेता जिन्ना का विरोध कर रहे थे पाकिस्तान के मुद्दे पे, उनको अपनी कारकिर्दी बचाने के लिए जिन्ना के साथ आना पड़ा। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान वॉज ए सेल्फ गोल बाय कांग्रेस। खैर, गांधी जी ने लेख फिर से लिखा जून के अंदर 2 महीने के बाद, और 1942 के अंदर कांग्रेस ने इस पे मोहर लगा दी एक प्रस्ताव पास करते हुए जिसको पार्टीशन रिजोल्यूशन कहा जाता है। उस प्रस्ताव में कांग्रेस ने कहा कि जो प्रांत आजाद भारत में भारत के साथ रहना नहीं चाहते उनको जाने की छूट होगी। उसको बोलते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। उस टाइम पे कृपलानी को सावरकर ने कहा, कृपलानी तुम ये मानते हो कि पाकिस्तान देने के बाद में तुम बच जाओगे? याद रखना, जो लोग सिविल वॉर करके बंदूक की धमकी देके जो भारत का विभाजन करवाना चाहते हैं, उनके हाथ में अगर साधन आ गए, उनके हाथ में आर्मी आ गई, तो वो भारत की बहुत खराब हालत करेंगे। आज परिस्थिति यह है कि हमारे सैनिक, बहुत अच्छी परिस्थिति है आज इस सरकार के कारण, पाकिस्तान पूरा एक तरीके से एक नॉन एंटिटी बन चुका है दुनिया के अंदर। और लेकिन कितने सैनिक हमारे शहीद हुए पाकिस्तान के सामने, उनके आतंकवादियों के सामने लड़ते लड़ते, कितने नागरिक हमारे शहीद हुए। और अब तो ये हो गया है कि जब जवान हमारे जाते हैं तो एक आध दिन हमको लगता है और बाद में हम भूल जाते हैं। मुझे जब भी हमारे सैनिकों की बॉडी आती है शहीद सैनिक की, तब तक मुझे वीर सावरकर की भविष्यवाणी की याद आती है जो उन्होंने कृपलानी जी को कहा था। इसके बाद में वीर सावरकर का अभियान जारी रहा। लास्ट में सावरकर ने 1944 के अंदर अखंड हिंदुस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया दिल्ली में। उसमें कौन लोग थे? सावरकर को थ्रू आउट कांग्रेस ये कह रही थी कि भाई ये सावरकर इज कम्युनल। उसमें कौन थे लोग? अखंड हिंदुस्तान कॉन्फ्रेंस के अंदर देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जिनका हिंदुत्व मूवमेंट से कोई लेना नहीं था, राष्ट्रभक्त थे जिनका हिंदू महासभा को लेना नहीं था, जिनका आरएसएस से कोई लेना नहीं था, ऐसे लोग थे। राधा कुमुद मुखर्जी उस टाइम के समय बड़े इतिहासकार, वो सावरकर के सपोर्ट में आए। रामानंद चटर्जी, उस टाइम की मैगजीन थी, एक जर्नल थी मॉडर्न रिव्यू, उस टाइम की इंडिया टुडे, उसके संपादक। श्रीनिवास शास्त्री, ऐसे बड़े बड़े, एमएल जयकर, ऐसे बड़े बड़े लोग सावरकर जी के सपोर्ट में आए। उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया कि सावरकर, देयर इज नथिंग कम्युनल अबाउट सावरकर। सावरकर सिर्फ पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, उसमें कोई कम्युनल बात नहीं है। दूसरा, सावरकर की जो आइडियोलॉजी थी उसको भी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। क्यों ऐसे इंटेलेक्चुअल उनके साथ में गए? देखिए, वीर सावरकर का जो हिंदुत्व है वो एक तरीके से, जिसको मैं कहता हूं बिन शर्ती राष्ट्रवाद, शुद्ध राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद विदाउट एनी कंडीशन। और आप देखेंगे तीन ऐसे उदाहरण हैं जिससे ये प्रूव हो जाता है कि सावरकर का जो राष्ट्रवाद था वो बिन शर्ती राष्ट्रवाद था। उसमें कोई भी नागरिक कोई से भी धर्म का हो, अगर देश को वफादार है, उसके लिए पूरी जगह थी। एक तो है जब वो लाहौर गए 1938 के अंदर, तो लाहौर में उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप और जिन्ना देश को धर्म के आधार पर तोड़ने पे क्यों तुले हुए हो? उस टाइम पे जो सावरकर ने जवाब दिया वो जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है। माई सेल्फ विद जिन्ना आर नॉट बर्ड्स विद द सेम फेदर। हम एक ही पर वाले पक्षी नहीं है।
While Jinnah is for more and more concession for Muslims at the cost of Hindu rights, I am for equal treatment for all. 1939 के अंदर जब लखनऊ के मुसलमानों ने एक गुट था मुसलमानों का, जिन्होंने उन्होंने प्रस्ताव पास किया। उन्हें कहा कि जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा। उस टाइम पे सावरकर ने जब इसको पढ़ा, उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू किया और वो जो गुट का नेता था उसको लेटर भी लिखा। उन्हें कहा कि ये बड़ा जेन्युइन प्रयास है हिंदू मुस्लिम एकता के डायरेक्शन के अंदर, और अगर ऐसे प्रयास होते रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता मुमकिन है। और एक और स्टेप आगे गए। उस प्रस्ताव में दो चीजें थी। एक तो ये था कि जो मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा। दूसरा ये था, उस टाइम पे हिंदू धार्मिक जुलूस जब मस्जिद के पास से निकलते थे तो उस टाइम पे कम्युनल क्लैशेस होते थे, दंगे होते थे, मुस्लिम उसका विरोध करते थे। सावरकर ने कहा, देखिए, उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में उन मुसलमानों ने कहा कि भी अगर जुलूस निकलेगा तो मुसलमान उसका विरोध नहीं करेंगे। तो सावरकर ने उसमें ऐड किया, सावरकर ने कहा कि हम भी प्रयास करेंगे कि हिंदू जानबूझ के जुलूस मस्जिद के पास से न निकालें। तो कितना उनका प्रयास, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास कितना जेन्युइन था, इससे आपको ख्याल आएगा कि अगर जेन्युइन मुसलमान है, जेन्युइन है तो। और उनका राडार ऐसा था कि कोई भी मुसलमान अगर अंदर से देशभक्त नहीं, वो बाहर देशभक्त बनने का स्वांग कर रहा है, तो वो राडार उनका पकड़ लेता था। जैसे कि मिर्जा इस्माइल, आप पढ़ लें, मिर्जा इस्माइल मैसूर स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में जयपुर के चीफ मिनिस्टर थे मिर्जा इस्माइल रोड है जयपुर के अंदर। हाँ, मिर्जा इस्माइल ने एक लॉ लाया जयपुर के अंदर कि स्टेट सर्विसेज के अंदर उर्दू कंपलसरी है। जो उर्दू जानेगा उसको ही नौकरी मिलेगी। उसको पहले सावरकर जी ने पकड़ा और आचार्य धर्मेंद्र जी के पिताजी शर्मा जी, उन्होंने पकड़ा पहली बार, और उस पर बहुत बड़ा अभियान चलाया उन्होंने। और सावरकर ने स्टेटमेंट इशू किया हुआ है कि मिर्जा इस्माइल, तुम्हारा धर्मनिरपेक्ष होने का जो दावा है वो खोखला है, तुम अंदर से इस्लामवादी हो। तो सावरकर का राडार ऐसा था कि उसमें कोई बच नहीं सकता। एक बार सावरकर कश्मीर गए और श्रीनगर में उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया, थोड़ा लिबरल टाइप का था। तो वहाँ के मुसलमानों ने बड़ी सराहना की उनकी, सावरकर जी आपको सब कम्युनल कहते हैं, आप तो कितने लिबरल टाइप के आदमी हैं। सावरकर जी ने सुन लिया, कुछ बोला नहीं। उस टाइम पे सावरकर हैदराबाद स्ट्रगल लीड कर रहे थे। हैदराबाद में जो रजाकारों ने जो अत्याचार किया था हिंदुओं पे, वो स्ट्रगल के हेड सावरकर थे। उसमें आर्य समाज, आरएसएस, हिंदू माता सब एक सावरकर जी के लीडरशिप के हाथ के नीचे वो इकट्ठा हुए थे। एक महीने के बाद उन्हीं मुसलमानों ने दूसरा स्टेटमेंट इशू किया, क्या लेटर लिखा वीर सावरकर को कि वीर सावरकर, हैदराबाद के अंदर जो प्रजा है वो मेजॉरिटी में है और राजा है वो माइनॉरिटी में। कश्मीर के अंदर राजा वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है और जो प्रजा है वो मेजॉरिटी में है। तो आप यहां पे आपका प्रिंसिपल लागू नहीं पड़ता। आपको यहां के मुसलमानों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। सावरकर ने जिसका स्टेटमेंट इशू किया, मैं मानता हूं कि ऐसी दृष्टि कोई के पास नहीं थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल मैं मानता हूं, पर माई प्रिंसिपल अप्लाइज ओनली टू दोज पीपल हु ओ अनडिवाइडेड लॉयल्टी टू द इंडियन नेशन, नॉट टू अदर्स। जो लोग संपूर्ण रूप से भारत को वफादार है, उनको ही मेरा प्रिंसिपल लागू पड़ता है, दूसरों को नहीं। तो सावरकर, मुंजे और कुछ हद तक अंबेडकर, ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुसलमान जो रणनीतिकार थे उसको सब में पहले उनके जो मंसूबे थे उनको पहचान लिया। ये बहुत बड़ी उनकी सेवा है देश के लिए। एनीवे, एक और हादसा एक और इसमें एक अध्याय जो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। 1938 में सावरकर ने देखा कि मुस्लिम लीग बड़ी संख्या में मुसलमानों को भर्ती करवा रही है आर्मी के अंदर। उस टाइम में सावरकर ने और मुंजे जी ने सोचा कि अगर यही परिस्थिति चालू रही और आगे जाके भारत तो आजाद होने वाला है, अगर पाकिस्तान हो गया और उस दिन अगर हमारी आर्मी वीक हुई और पाकिस्तान की ज्यादा मजबूत हुई तो हमें सहन करना पड़ेगा। तो उन्होंने हिंदुओं का मिलिटराइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया
1939 के अंदर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटिशर को भी मदद पड़ी, अपनी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता हुई आर्मी की, उनको वर्ल्ड वॉर लड़ना था, द्वार खुल गए। सावरकर ने प्रचार ये किया कि देखिए इस सब में अच्छा मौका है मिलिट्री ट्रेनिंग लेने का, हम मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे, अपने आप को सैनिक के रूप से सुसज्ज करेंगे और फिर बंदूक कहाँ घुमाना है वो तय हम करेंगे। और 1939 से 1944 के बीच में मुस्लिम लीग या उनके नेताओं ने 4 बार वार्निंग इशू की है ब्रिटिशरों को कि हिंदू बहुत बड़ी संख्या में एडमिट हो रहे हैं, आर्मी में लिए जा रहे हैं, ये गलत बात है, ये मुस्लिम हितों के विरुद्ध है, क्योंकि उनको तो मालूम था कि आगे जाके पाकिस्तान हम लेने में सफल हो सकते। अब इसका असर देखिए आप कि अगर इतनी बड़ी संख्या में हिंदू एडमिट ना होते, रिक्रूट ना होते आर्मी के अंदर, और हमारी आर्मी अगर पार्टीशन के बाद अगर वीक होती, तो मैं मानता हूं पीओके के अलावा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो कहती थी कि हंस के लिया पाकिस्तान लड़ के लेंगे हिंदुस्तान, तो अगर हमारी आर्मी वीक होती तो मेरा स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर पे हमला करता, राजस्थान बॉर्डर पे करता और गुजरात बॉर्डर पे भी कर सकता था। तो कितनी बड़ी सेवा है सावरकर की, मुंजे की और हिंदू महासभा की, इससे अंदाजा आपको आएगा इस बात का। पूर्व पट्टी के लिए खतरा पैदा करेंगे आगे जाके, और कितनी बात उनकी सही पड़ी। आप देखें कि 1941 में मुस्लिम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आसाम में वो 10 या 12% था, और आज उसकी संख्या है करीबन 36%, अनऑफिशियली 37% भी हो सकती है। और दूसरी बात, उस टाइम में जो आ रहे थे कुछ, एक खिलजी दस्ता नाम का मूवमेंट चलाया था मुस्लिम लीग ने, ये भी आपसे मैं शेयर करूं, जिसके भागरूप ये वहां पे जाके बस रहे थे, पर कई लोग आर्थिक कठिनाई की वजह से भी वहां आ रहे थे, पानी वहां अवेलेबल था ब्रह्मपुत्र का। लेकिन आज वहां भी मूवमेंट फैल चुका है देवबंद के कारण। एक बड़ा तबका आसाम के मुसलमानों का वो कट्टरवादी सोच के प्रभाव में आ चुका है। तो सावरकर कितने बड़े व्यक्ति थे, इससे आपको उनका ध्यान लगेगा। मैं मानता हूं कि अगर हमें देश बनना है, अगर हमें जो माननीय प्रधानमंत्री की जो विजन है 2047 की, उसको प्राप्त करना है, तो सावरकर को नेशनल सिक्योरिटी के पितामह के रूप में हमें समझना पड़ेगा ही, वरना हम वो प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए महापुरुषों की कंपैरिजन नहीं होती, लेकिन मैं सोचता हूं कि मुझे सही बात शेयर करनी चाहिए। देखिए जब मैं कहता हूं कि वीर सावरकर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं, तो आपके मन में ये एक सवाल आएगा कि सरदार पटेल और नेताजी सुभाष बोस कहाँ हैं? यह प्रश्न आएगा। हमने हमारी पुस्तक में इसका जवाब दिया है। हालांकि फिर से मैं कहूंगा महापुरुषों की कोई कंपैरिजन नहीं होती। देखिए 1942 के अंदर जब पार्टीशन रिजोल्यूशन पास किया कांग्रेस ने, उसके पहले गांधी जी ने वो लेख लिखे कि हम 8 करोड़ मुसलमान को कैसे रोक सकते हैं अगर वो भारत में रहना नहीं चाहते। उस टाइम पे सरदार पटेल ने उसका विरोध नहीं किया है। सरदार पटेल ने विरोध कब किया? जब मुस्लिम लीग राइट्स करवाने लगी, उस टाइम पे सरदार पटेल खुल के आ गए बाहर और उन्होंने खूब विरोध किया। सरदार पटेल 1942 में अगर विरोध करते पार्टीशन रिजोल्यूशन का अशोक पुरुषोत्तम टंडन की तरह, तो शायद भारत का इतिहास थोड़ा अलग होता। दूसरा, 1937 में जब सावरकर ने हिंदू महासभा का अध्यक्ष पद ग्रहण किया, उसके स्पीच में उन्होंने कहा है कि जिन्ना और मुस्लिम लीग डिमांड रखी है कि वंदे मातरम जो है वो मूर्ति पूजा है, इसके वंदे मातरम मुसलमान नहीं गाएगा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस का विरोध करिए, याद रखना कांग्रेस इसको सरेंडर हो जाएगी। और 7 या 8 महीने के बाद में वंदे मातरम को 2 स्टांजा तक सीमित कर दिया गया, मुसलमानों को साथ में रखने के लिए, उनको अपीस करने के लिए। वो जो कमेटी थी उसमें 2 कौन लोग थे? उस कमेटी के मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू और नेताजी बोस। इसके लिए जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, वीर सावरकर का कोई कंपैरिजन नहीं कोई के साथ में।
मतलब उनकी जो पूरी जो उनकी जो सोच है वो नो कॉम्प्रोमाइज की सोच है, उसमें थोड़ी भी जगह नहीं है कि जो भारत का हित नहीं चाहता। दो चीज और कहूंगा मैं मेरा वक्तव्य पूरा करने के पहले। देखिए, वीर सावरकर के ऊपर आजकल आक्षेपों की झाड़ लगी हुई है। गए 20 साल में सावरकर पे आक्षेप जो हुए हैं वो शायद उसके पहले के 30 साल में नहीं हुए। देखिए, वीर सावरकर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के सब में बड़े विरोधी थे। जितनी मुस्लिम मतों की भूख बढ़ेगी, वोट बैंक पॉलिटिक्स की भूख बढ़ेगी, उतनी आवश्यकता उन पार्टीज और तत्वों को जिनका पोषण विभाजित भारत पे है, उनको आवश्यकता होगी सावरकर को बदनाम करने की। तो ये बात आक्षेप भी मैं एक मुद्दा लूंगा उसके अंदर। माफी की उनकी बात आती है, घड़ी घड़ी माफी वीर कहा जाता है उनको। देखिए, वीर सावरकर जो थे वो छत्रपति शिवाजी के उपासक थे, गांधी जी के नहीं। तो उनके एक्शंस की अगर आप उनको उसका मूल्यांकन करते हो, आपको वो शिवाजी के प्रिंसिपल से उनका मूल्यांकन करने वाला, नहीं कि गांधी जी। और शिवाजी का अगर आप पूरा उनका वो देखिए कार्यकाल, अपने 36 साल के कार्यकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 माफी पत्र लिखे औरंगजेब को। उसमें से 3 माफी पत्रों के बाद मराठा और मुगलों की संधि हुई। वो तीन संधि शिवाजी ने ही तोड़ी, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा जो लक्ष्य है वो है हिंदवी स्वराज्य। उसके लिए जो भी उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता, जो भी चाणक्य नीति करनी पड़ती थी, वो करते थे। और वीर सावरकर ने इसको छुपाने का भी कोई प्रयास नहीं किया है, क्योंकि उनकी जो माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ जो किताब है, दूसरी उनकी किताब है मराठी में अंडमान के अंधेरे से। इनकी दोनों में उल्लेख किया। अंडमान के अंधेरे में से तो काफी विस्तार में उल्लेख किया हुआ है कि भाई मैं मेरे जो सहकैदी थे क्रांतिकारियों को कहता था कि यहाँ सड़ने में कोई वो नहीं है, हमें बाहर निकल के ये जो फाइट है फिर से शुरू करनी चाहिए। और सचिंद्रनाथ सन्याल जो है उन्होंने तो कहा है कि सावरकर की एडवाइस सुन के मैं तो बाहर आ गया, कि सावरकर नहीं आ पाए। सावरकर इसलिए नहीं बाहर आ पाए कि सावरकर की जो माफी पत्र थे उस पर कोई विश्वास ब्रिटिश करते ही नहीं थे। 1913 के अंदर रेजिनल क्रेडॉक नाम का एक होम का मेंबर था, उसने एक लेटर लिखा जेल अथॉरिटीज को कि भाई जिनके 5 साल पूरे हो गए कठोर कारावास में, उनको दरिया किनारे बाहर रहने की छूट दी जाए। वो नियम भी था, पर यह छूट सावरकर को नहीं दी जाए। अगर सावरकर को यह छूट आपने दी तो सावरकर के क्रांतिकारी दोस्त पूरी यूरोप में हैं, वो एक वाहन लेके आएंगे और सावरकर को यहां से भगा के ले जाएंगे। और अंतिम बात, सावरकर पर जो आक्षेप हुआ गांधी हत्या का, वो भी कितना गलत था। उसके काफी प्रमाण मौजूद हैं। उसके ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जिसमें ये बाहर निकल के आता है कि बाबा साहब अंबेडकर भी उनसे सहानुभूति रखते थे, क्योंकि वो गलत तरीके से इनको इसमें से फंसाया गया है। लेकिन समय बड़ा प्रमाण जिसकी बात कोई नहीं करता। अलग अलग कमीशन के लोग बात करते हैं, समझे ना आप। 1978 के अंदर मनोहर मालगांवकर नाम के एक लेखक, कोई वो निकटता नहीं थी उनकी आरएसएस या हिंदू महासभा से, उन्होंने एक किताब लिखी है, बड़ी दिलचस्प किताब है, द मैन हु किल्ड गांधी। उस किताब के अंदर उन्होंने कहा है कि दिगंबर बड़गे जो अप्रूवर बन गए थे, जिनके स्टेटमेंट पे सावरकर जी को अरेस्ट किया गया था, वो दिगंबर बड़गे को मिलने गए और दिगंबर बड़गे ने उनसे कहा कि मैंने उस टाइम के शासन के प्रेशर में आके सावरकर जी का नाम दिया था, सावरकर जी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। 1978 की ये बात कोई करता नहीं है, तो उसके पहले के लोग बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से जब डिबेट चलती सावरकर पे, तो हमें हकीकतों से सुसज्ज होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले जो लोग हैं, जो लोग पैन इस्लामिस्ट हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, वो बड़े तैयारी करके आते हैं। आज जितने भी आर्गुमेंट हैं वो एक ही आर्गुमेंट से उड़ जाते हैं। जितने भी उनके जो एविडेंस वो प्रोड्यूस करते हैं कि 1978 के अंदर जिस आदमी ने ये कहा था कि सावरकर इसमें इन्वॉल्व है, वही आदमी ये कहता है कि मैंने वो स्टेटमेंट दिया था वो सरकार के प्रेशर में आके दिया था। इससे बड़ा कोई सबूत की आवश्यकता ही नहीं है हमको। तो
इतना ही कह के मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा और धन्यवाद करूंगा दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान का कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे मेरे विचार रखने का। लेकिन जाने के पहले फिर से मैं कहूंगा कि हम सावरकर का अध्ययन करें, क्योंकि आज 8 साल से एक सिक्योरिटी का माहौल बना है, लेकिन हम डेंजर जोन के बाहर नहीं है। जो अराष्ट्रवादी तत्व हैं उनका काम चालू ही है। मिसाल के तौर पे जो वहाबी मदरसाएं हैं उसमें किताब पढ़ाई जाती है तक़वियतुल ईमान। याद रखें आप, तक़वियतुल ईमान। वहाबी मदरसा मतलब देवबंद तबलीग जमात और अहले हदीस के जो मदरसा हैं उसमें तक़वियतुल ईमान नाम की किताब पढ़ाई जाती है। इस किताब के अंदर जो नॉन इस्लामिक रिलीजन्स हैं उनके सभी कस्टम्स को ओपनली उसको कंडेम किया गया है। और ये पुस्तक जो है वो मुस्लिम सेपरेटिज्म के तरफ की पहला कदम है। आज भी ये पुस्तक पढ़ाई जा रही है। उसके अंदर सूफीवाद के लिए भी बहुत गाली गलौज है। मतलब जो बरेलवी वाले हैं, जो मॉडरेट कहे जाते हैं, उनका भी बहुत इसके अंदर विरोध है इस पुस्तक के अंदर। मेरे ख्याल से हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें इमोशनल हिंदुत्व से बाहर निकल के प्रैक्टिकल हिंदुत्व की तरफ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने सारगर्भित व्याख्यान के लिए और विमर्श की दृष्टि से आयोजित इस संगोष्ठी में आपने जो आज तथ्य रखे, जो विषय रखे, उससे अनेक प्रकार के नए तथ्यों से हमारा भी सामना हुआ और निश्चित ही हमारे यहाँ अनेक सभागार में नए शोधार्थी भी बैठे हुए हैं, उनको भी कुछ दिशा मिलेगी। एंटी पाकिस्तान फ्रंट बनाना चाहिए था, ये आपका एक नैरेटिव, और पाकिस्तान इज ए सेल्फ गोल। चीन के संबंध में आपने जो जानकारी दी सावरकर जी के प्रसंग से, और देश की आवश्यकताएं दोस्त और दुश्मन बनाती हैं, ये ऐसे नैरेटिव हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। एक जो बात आपने कही, हम एक ही पर वाले पक्षी नहीं हैं, इतनी बड़ी बात है ये एक लाइन में। और आज का जो पूरा परिदृश्य है इसमें भी उनका ये जो इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने सावरकर जी ने जवाब दिया था, वो जवाब अपने आप में अगले 100 सालों के लिए भी बहुत प्रासंगिक है। हम आपका बहुत आभारी हैं, आपने इतने सारगर्भित व्याख्यान दिया। आप एक बार अपने भी सहमति प्रदान करें। हम आगे बढ़ने से पहले 5-7 मिनट चाहते हैं कि अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो, कुछ सावरकर जी से आपके प्रश्न हो। जी, माइक है ना, वहीं दे। एक बात और जोड़ना मैं चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय के लिए। देखिए, एक फैशन बनी हुई है कि सभी मुसलमानों को कंडेम करके हीरो बन जाए। आप ट्विटर देखोगे तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी हुई है। देखिए, ये बात समझनी पड़ेगी। कट्टरवाद का प्रमाण बढ़ा है मुस्लिम समाज के अंदर, लेकिन आज भी ऐसे मुसलमान हैं जो मुख्यधारा में रहना चाहते हैं। हमें उनके लिए जगह रखनी पड़ेगी। और ये जो, मैं तो उससे बिल्कुल अलग हो गया हूँ, क्योंकि ये पूरी जो गाली गलौज का वातावरण है वो ठीक नहीं है। अच्छा, मैं भी जज हूँ आरटीआई कोर्ट के अंदर, तो मुस्लिम अपीलकर्ता भी मेरे पास आते हैं बड़ी संख्या में। मैं तो इस बात को सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि लीडरशिप और पब्लिक, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। कि जो अपीलकर्ता वहां पे आते हैं वो मुझे काफी ठीक ठाक लगते हैं, मेजॉरिटी। तो मेरे ख्याल से ये समझना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई जो है कट्टरवादी मुसलमानों के साथ है, हमारी लड़ाई मुसलमान समाज के साथ नहीं है, नंबर 1। और दूसरा कि भारत जो है वो एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है। हमें सभी पैगंबर, सभी प्रॉफिट्स, सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। जो लड़ाई है इस दायरे के अंदर है, इसके बाहर हम जा नहीं सकते। कोई प्रश्न आपके हो तो आप कृपया पूछें मुझे।
जी। उदय भाई, एक पॉइंटेड क्वेश्चन है। जी कहिए। कांग्रेस के साथ सावरकर के मतभेद नोन थे, गांधी जी के साथ भी थे, नेहरू जी के साथ भी थे। इंदिरा गांधी समय तक वो नहीं थे। इंदिरा गांधी ने कभी उनके बारे में सम्मान के शब्द भी कहे थे, लेकिन फिर भी सावरकर के लिए कांग्रेस की तरफ से अभी पिछले हम 10-20 वर्षों में जिस तरह के देखते हैं, मणिशंकर अय्यर ने वहां से अंडमान में प्लेग हटाने से जो शुरुआत हुई है, वहां से लेकर अब जिन शब्दों का हम प्रयोग देखते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हो, वो नहीं था। क्या कारण है कि ये पिछली मतलब सोनिया राहुल वाली कांग्रेस में सावरकर को लेकर पूरी राजनीति मानो सावरकर द्वेष पर खड़ी हो? ऐसा चित्र क्यों हो गया है? उसमें आपका क्या आकलन है? मैंने इसका जवाब देने का प्रयास किया था मेरे वक्त में, फिर से मैं कुछ चीजें और जोड़ के कहूंगा। देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो पहले वाली कांग्रेस से थोड़ी अलग है। मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस में पहले से था, लेकिन उसका प्रमाण कई गुना बढ़ चुका है। आप देखिए, 2011 के अंदर कांग्रेस एक कम्युनल बिल लाना चाह रही थी, आपको याद हो तो। इतना खतरनाक बिल था वो, दूसरा पाकिस्तान बनाने का बिल था कि हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर 20% जो वो हैं कांस्टेबल, वो मुसलमान होने चाहिए। मतलब उसमें जो था, मतलब आप शॉक्ड हो जाओ। सोनिया गांधी इसको नहीं ला पाई, एक अलग बात है, लेकिन पूरा प्रयास था लाने का। फिर आप देखिए, दलित क्रिश्चियन के लिए रिजर्वेशन, ये डिमांड भी पहले की कांग्रेस ने नहीं की है, बाद की कांग्रेस ने की है। आप ये कहते हो कि हिंदू धर्म के अंदर असमानता है, इसी आर्गुमेंट के लेके आप धर्म छोड़ देते हो, आप क्रिश्चियन बन जाते हो, और फिर ये कहते हो कि नहीं अब अभी भी हमको रिजर्वेशन चाहिए। ये तो कितनी बड़ी धोखाधड़ी है देश के साथ में और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। कहने का मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रमाण बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा है, बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। और जैसा मैंने कहा कि वीर सावरकर जो हैं, वो ये जो पूरी डिविजिव राजनीति है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, उसके सब में बड़े, मैं कहूंगा कि निंदक और डॉक्टर हैं उसके। वो इनको मालूम है कि अगर इस डॉक्टर को हमने अगर सफल होने दिया तो हमारी भावी पीढ़ी के अंदर हमारा कोई स्थान रहेगा नहीं, हम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये सावरकर की विजन अगर पकड़ ली, तो मैं तो यूथ को मिलता रहता हूं, यूनिवर्सिटी के लड़के आते हैं, 2 लड़के मेरे पास आए, कभी शाखा में नहीं गए, इतने सावरकर के दीवाने हो गए दोनों जने कि वो मेरे को कहा ही करते हैं कि साहब कौन से प्रोग्राम करना है बताइए मुझे। तो वीर सावरकर की जो दृष्टि, उसके अंदर जबरदस्त ताकत है, और उनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की विजन है, वो एक तरीके से आई वुड से वीर सावरकर इज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ इंडियाज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और जो लोग विभाजित भारत पे जिनका पोषण है, उनके लिए सावरकर समय बड़ा खतरा है। उनको मालूम है कि अगर सावरकर, उसमें खास करके जो कट्टरवादी मुसलमान के रणनीतिकार हैं, उन्होंने तो स्टडी करके रखी है। ए.जी. नूरानी करके एक लेखक है, उनकी तो सावरकर पे मास्टरी है। वो सावरकर के पे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाते आप सोच नहीं सकते। तो उन्होंने तो क्या अपने अपने बड़े बड़े ब्रेन्स लगा रखे हैं कि सावरकर जी को, अपने को सावरकर के विचार नहीं फैलने देना है। तो ये मुख्य कारण है कि जो लोग सर्वाइव करना चाहते हैं भारतीय पॉलिटिक्स में एक विभाजित भारत पे, उनके लिए सावरकर समय बड़ा खतरा है। जो लोग भारत को एक इस्लामिक देश के रूप में देखना चाहते हैं भविष्य के अंदर, उनके लिए सावरकर खतरा है। जो लोग क्रिश्चियनों की संख्या बढ़े ऐसी इच्छा रखते हैं, उनके लिए सावरकर खतरा है। तो सावरकर इन सभी तत्वों के लिए खतरा है इसके। और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की मात्रा बढ़ी है गए 20 साल में, यह मुख्य कारण है कि सावरकर को बदनाम करने का प्रयास क्यों होता है। जी, मेरा जो सवाल है वो आपने जब
जब आप दोबारा उठ करके बोले हैं, आपकी उस पार्ट से है कि आपने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो कट्टरपंथी मुसलमानों से है, सबसे नहीं है। तो सबसे पहला तो ये सवाल है कि उन कट्टरपंथी मुसलमानों को हम पहचाने कैसे, और अगर पहचान गए तो अब उनके खिलाफ हमारी लड़ाई कैसी होनी चाहिए, उसको ऐसा है कैसे कि लड़ें? वही मेरा कहना है कि सावरकर की विजय से दूर रह के हमने हमारा बहुत नुकसान किया है। वो दृष्टि भी हमारे पास नहीं है, मेरे पास है। अगर आप मुझे बनाते हो उसका इंचार्ज तो मैं आपको 2 साल में सोल्यूशन दे सकता हूं। मेरे पास पूरा मुझे ऐसा दिखता है, राडार के ऊपर दिखता है। मुझे एक अभी संघ की संस्था थी, उसमें मुझे एक उसमें कोई रिक्रूटमेंट चल रहा था लेक्चरर्स का, तो मुझे बुलाया गया था चयनकर्ता के रूप में। तो 2 मुसलमान भाई थे उसमें, करीबन 12-15 लोगों को हमने इंटरव्यू किया होगा। तो मेरे पास राडार था वो बिल्कुल। मैंने जैसे मैंने कहा इसको मत लेना, उसको ले सकते हो। तो आप समझे? तो वो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो वीर सावरकर का हम विजन अपनाते हैं तो वो अपने आप ये सब होगा। जैसे कि मेरे पास कट्टरवादी इस्लाम का और मुस्लिम कम्युनिटी में कौन कट्टरवादी कौन नहीं है, कौन कम है, इसका पूर्ण ज्ञान है। पर ये ज्ञान क्यों आया? क्योंकि पहले हमने सावरकर को पढ़ा। तो सावरकर का इंटेलेक्चुअल रिगर है, वो अगर आप पढ़ते हो तो आपके पास सब आपकी जो इंद्रियां हैं वो एक्टिव हो जाएंगी इस संदर्भ में। तो जैसे कि थोड़ा मैं आपको अच्छे शब्दों में समझाऊं तो देखिए, वहाबिज्म सुन्नी मुस्लिम समाज है वो 2 भाग में बटा हुआ है ना। मैं शियाओं की बात नहीं करूंगा, शियाओं की संख्या भारत में मेरे ख्याल से 15-20% होगी। जो 40% सुन्नी मुसलमान है उसमें 2 भाग हैं। एक है बरेलवी जो अपने आप को सूफी कहते हैं, और दूसरा है वहाबी। ये नहीं कहूंगा कि सभी बरेलवी सहिष्णु हैं, लेकिन मॉडरेट है कंपैरेटिवली काफी हद तक, है ना? और कई तो एकदम मॉडरेट है। वहाबी कौन है? जो लोग ये कहते हैं कि दरगाह पे पूजा करना ये हिंदुओं में से ली हुई गुरु पूजा की प्रथा है, वो सब वहाबी है। और जो लोग ये कहते हैं कि गुरु के आशीर्वाद के बिना हम अल्लाह को प्राप्त नहीं कर सकते, वो सब सूफी हैं, बरेलवी हैं। तो टेररिस्ट जो आते हैं 101% वहाबी में से ही आते हैं। बरेलवी से एक भी टेररिस्ट नहीं आता, ठीक है। उसमें कट्टरवाद बढ़ा है अभी कुछ सालों के अंदर। उसमें क्या हो गया है कि हम वहाबी को रोक नहीं पाए। इससे क्या हो गया कि उनके अंदर इंटरनल कन्वर्जन चलता है। वहाबी वाले हैं वो सूफी वालों को कन्वर्ट करते हैं। तो सूफियों को लगता है कि भाई ये गरम गरम पकोड़े दे रहा है तो मुझे भी गरम गरम पकोड़े देने पड़ेंगे, नहीं तो मेरे छोकरे वहां चले जाएंगे। तो वो भी थोड़ा बहुत कट्टरवाद कर लेते हैं। हालांकि उनका कट्टरवाद इस लेवल पे नहीं गया है, लेकिन एक और बात हमें समझनी पड़ेगी कि वहाबी के अंदर भी सभी कट्टरवादी हो गए ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि जो तालिबान को मानते हैं मन से वो कट्टरवादी कहे जाएंगे। देखिए, मौलाना अरशद मदनी है, देवबंद के बहुत बड़े स्कॉलर और जमात उलमा हिंद के अध्यक्ष। उन्होंने वो थ्रू आउट सपोर्ट करते हैं तालिबान को। तो वो कितना भी, अभी बीच में उनके साथ मरना चल रही थी कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कुछ उनसे मिला जाए, तो मेरा सुझाव ये है कि उनको ये कहें कि तक़वियतुल ईमान जो किताब है वो आप विड्रॉ करने को तैयार हो। अगर वो आप विड्रॉ करते हो तो हम आपकी बात मानेंगे। अगर तक़वियतुल ईमान मदरसा में से आप विड्रॉ नहीं करते हो तो आप हमारी आंख में धूल झोंक रहे हो। तो इस टाइप की समझ में लानी पड़ेगी। बिल्कुल आपका प्रश्न सही है। लोगों के अंदर लोगों को ये लगता है कि हम कैसे, ये प्रश्न मेरे सामने कई बार आ चुका है कि हम कैसे इनको पहचाने। पहचानना बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल हम पहचान सकते हैं। चले, प्रश्न अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय की भी सीमा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की मुख्य अतिथि उषा दीदी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। आज के इस बहुत ही पावन कार्यक्रम में दत्तोपंथ ठेंगड़ी शोध संस्थान ने
जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं ऋणी हूँ पूरे संगठन के कि बचपन से जो प्रश्न मन को बहुत सताते थे, प्रेरित करते थे, उन सब का जवाब तथ्य प्रमाणों के साथ उदय जी ने आज हम सबका यहाँ मार्गदर्शन किया। मंच पर विराजमान स्नेही भाई आदरणीय हेमंत मुक्तिबोध जी, मुकेश मिश्रा जी, सदन में उपस्थित आप सभी को बहुत प्रणाम करती हूँ। और जो कुछ ये सोचती हूँ कि अपना संगठन नहीं होता तो होता क्या। प्रभु की असीम कृपा है कि हेडगेवार जी का ये संगठन हम सबको राष्ट्रवाद की सच्ची प्रेरणा देते हुए अपने दायित्वों की ओर प्रेरित करता रहा। सावरकर जी का जब जीवन पढ़ते हैं तो लगता है कैसे कैसे लोग थे वो, कैसे कैसे लोग जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। गोलियां जहां चली वहां खड़े मिले सदा, वो आहुति के वक्त पहली पात में रहे सदा, और आरती के वक्त बावरे कहीं निकल गए। कैसे कैसे लोग थे वो, कैसे कैसे लोग। आजादी के 75वें वर्ष में राष्ट्र सुरक्षा के पितामह सावरकर जी के सारे जीवन से परिचित कराने का जो उपकार किया उदय जी आपने, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और संगठन की कार्यकर्ता होने के नाते ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सदन में उपस्थित हर व्यक्ति संगठन के संकल्पों के साथ बंधा हुआ है, मैं जानती हूं। तो मैं प्रार्थना इतनी ही करना चाहती हूं कि छोटी बड़ी बात उदय जी के सामने कुछ भी कहना यानी बड़ा कठिन है, पर मेरी एक प्रार्थना है कि जब तक ज्ञान को हम प्रज्ञान में ना बदलें, तब तक प्राप्त ज्ञान से हम देश की दिशा और दशा को बदल नहीं पाएंगे। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूं कि 16% मतदान ने उस समय भी सावरकर जी जैसे प्रखर राष्ट्रवाद को कितना दुखी किया था। मैं आज सबके चरणों में प्रार्थना कराना चाहती हूं कि आजादी के 75वें वर्ष बाद भी हम संपूर्ण राष्ट्रवादी हिंदू समाज, राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज को क्या राष्ट्रहित में मतदान के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं। मेरी शिक्षा दीक्षा संगठन के सानिध्य में ही हुई। उदय जी मैंने छोटे छोटे प्रयोग किए, वो निवेदन करना चाहती हूँ कि जब सच्चर कमेटी और लक्षित हिंसा जैसे कानून पारित हुए तो आत्मा चित्कार कर उठी। मैं सोचती हूँ संगठन का एक व्यक्ति भी उस समय चैन से नहीं बैठा और प्रखर राष्ट्रवाद का ध्वज लेकर हम सब मैदान में उतरे थे। मैंने 100% मतदान के लिए छोटे से प्रयोग किए। मैंने अपने मोहल्ले में 1990 में कि जब राम जी के लिए शपथ पत्र दिया कांग्रेस ने, तो हमारे पूरे मोहल्ले की माता बहनों ने और हम सब ने मिलकर तय किया था कि किसी भी उस दल के व्यक्ति को जिसने राम काल्पनिक पात्र है ऐसा शपथ पत्र कोर्ट में दिया, हम उसको मंदिर से उसका चुनाव प्रचार प्रारंभ नहीं करने देंगे। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने किसी को मंदिर पे नहीं चढ़ने दिया कि आप या तो आप तभी चढ़ेंगे जब आप ये शपथ पत्र दें कि मेरी पार्टी ने उस समय झूठ कहा था। तो यदि हम छोटी छोटी बातों को पढ़कर प्राण प्रण से डटे तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हम सजग सैनिक बन सकते हैं। सावरकर जी का वो सपना राष्ट्र का हिंदूकरण, हिंदुओं का सैनिकीकरण मुझे आज भी अधूरा सा प्रतीत होता है। मैं सबको सदैव प्रेरित करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हम बड़े बड़े फर्नीचर, बड़े बिल्डिंग्स, बड़ी गाड़ियाँ सब लेते हैं, पर हम शस्त्रों के लाइसेंस क्यों नहीं लेते। मेरा
जो दुराग्रह मैं तो कहूँगी पूरे मंत्रिमंडल से निरंतर चलता है कि जो भी व्यक्ति शस्त्र लाइसेंस लेना चाहता है उसको हम क्यों ना दें, क्योंकि जो शस्त्र लाइसेंस लेगा वो उसका दुरुपयोग कर ही नहीं सकता। पर आत्म सुरक्षा के लिए आज भी ये सबसे अनिवार्य कार्य है। संगठन ने हमको लाठी रखना तो सिखा दिया, पर मेरी प्रार्थना है कि जो ले सकते हैं वो शस्त्र लाइसेंस भी अवश्य लें। और 100% मतदान के लिए हम सब प्राणपण से जुटेंगे तो मुझे लगता है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के सच्चे सैनिक बन पाएंगे। और जो हमारा पावन ग्रंथ गीता है, मैं बार बार उसकी बात मुझे कभी विस्मृत नहीं होती कि हम कभी मरते नहीं। ये प्रतापी आत्माएं जीवन में कहीं जा नहीं सकती, ये बार बार धरती पर आएंगी। ये भारत देव भूमि है, इसको 75,000 फल फूल वनस्पतियों से आच्छादित किया है प्रभु ने। 45,000 प्रकार के जीव जंतु इसका संतुलन बनाते हैं। पूर्व दिशा में उगता सूरज पश्चिम में अस्ताचल को जाता हुआ अपना असीम सौरभ जिस देश के कण कण पर नित्य प्रति निछावर करता हो, जिसके जर्रे जर्रे से यही आवाज आती है कि भारत जैसी भूमि विश्व में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसका कण कण शंकर, बूंद बूंद गंगा जल है। साथियों, हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। और ऐसी परम प्रतापी आत्माएं, प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय सावरकर जी जैसी, उनकी वो दिव्य दृष्टि साकार स्वरूप प्रदान करे और ये राष्ट्र 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत बने। उसमें हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। और देशभक्ति की सही परिभाषा तो यही कि हम जहां जिस काम को कर रहे मेहनत, लगन और ईमानदारी से करें। श्रद्धेय सावरकर जी के चरणों में नमन करते हुए कहना चाहती हूँ, हम आभारी सावरकर के जो गदर शब्द को काट दिया, स्वातंत्र समर के माथे से टीका कलंक का मिटा दिया। आओ हम सब मिल करके उन पुरखों का गुणगान करें, उन वीर शहीदों के खाते ये पूरा हिंदुस्तान करें। आप सबके आशीर्वाद से मुझे जिस विभाग की सेवा मिली हुई है, मैं 2 निवेदन करना चाहती हूँ और उसमें आप सबका भरपूर आशीर्वाद और सहयोग चाहती हूँ। हमने आज़ादी के 75वें वर्ष में एक छोटी सी कोशिश की है। मैंने अपनी विधानसभा के 230 विद्यालयों को क्रांतिकारियों के नाम से कर दिया। जिला योजना में प्रस्ताव स्वीकृत करके सबके नाम क्रांतिकारियों के नाम पर होंगे। 2x3 का एक चित्र क्रांतिकारी का वहाँ बनाएंगे। उनका जीवन, जन्म तिथि, उनका बलिदान दिवस, उनकी विशिष्ट उपलब्धि और उस विद्यालय का नाम उनके नाम पर होगा। उद्देश्य यही है कि कम से कम विद्यालय के बच्चे 230 क्रांतिकारियों को तो पहचान सके। आप सबसे प्रार्थना, वो पुस्तक में लाई हूँ साथ में। मैं अभी मंच को उदय जी को और हेमंत जी को दोनों को यहाँ पर समर्पित करूँगी और सदन में बैठे हर भाई बहन से प्रार्थना करना चाहूँगी कि ये आज़ादी का 75वां वर्ष है। अपने घर की बैठक में किसी न किसी क्रांतिकारी को जो आपको अच्छे लगते हो उनको स्थान अवश्य दीजिएगा। कई बार लोग प्रतिप्रश्न करते हैं कि चित्र लगाने से क्या होगा। मेरा शोध कार्य कहता है जैसा चित्र हम लगाएं, हमारे चित्त की वृत्ति भी जाने अनजाने वैसी ही होने लगती है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम क्रांतिकारियों से, हमारे पुरखों से परिचित करा पाएंगे। इसलिए ये निवेदन आपके समक्ष करती हूँ, क्योंकि सरल जी ने अपना पूरा जीवन, धन, संपत्ति इस बात के लिए न्यौछावर कर दी और क्रांति गाथा का निर्माण किया कि आने वाली पीढ़ी क्रांतिकारियों का परिचय प्राप्त करे। मैं सचमुच, मुझे लगता है कि यदि सरल जी जैसे कभी नहीं होते तो शायद आज हजारों क्रांतिकारियों का परिचय प्राप्त करने से आप और हम वंचित रह जाते। उन्हीं का मार्मिक संदेश उन्हीं की पंक्तियों में आप तक पहुंचाती हूँ कि प्रेरणा शहीदों से यदि हम नहीं लेंगे तो आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। वीरों की पूजा यदि हम नहीं करेंगे तो सच मानिए ये वीरता बांझ हो जाएगी और ये कलंक हम सबके रहते कभी लगना नहीं चाहिए। ये प्रार्थना आपके चरणों में करती हूँ। और सावरकर जी का जीवन जिस बात के लिए प्रेरित करता है, उनकी
राष्ट्र हित सर्वोपरि जो उनके लिए था, ये महामंत्र, उनका मूल आध्यात्मिक साधना वो अपनी माँ राधा रानी के साथ बचपन से ही किया करते थे। और हम सब जानते हैं कि अंडमान निकोबार काला पानी जेल में उन्होंने हथकड़ी की कील से नमोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे ये प्रार्थना दीवार पर अंकित की थी। तो आध्यात्मिक साधना हमको हमारे लक्ष्य के प्रति दृढ़ बनाती है। तो विभाग की ओर से मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि हम सामूहिक पाठ एक ऐप बनाया है और उस पोर्टल पर सबको जोड़ना चाहते हैं कि आइए हम सामूहिक आध्यात्मिक प्रार्थनाएं करेंगे, जिससे ब्रह्मांड का शुद्धिकरण और हमारे आत्मबल में वृद्धि होगी और ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर के सपनों को साकार करने में हम अपने जीवन का ये सब कुछ समर्पित करें। इसी प्रार्थना के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत प्रणाम। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। सावरकर को समझकर हमें सजग सैनिक बनना होगा और इस संदेश के साथ आपका उद्बोधन बहुत प्रेरक रहा। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में जब हम विमर्श पर दिन भर चर्चा कर रहे थे और डिस्कोर्स के शिफ्टिंग पैराडाइम्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो आज इस सत्र में भी हमने सावरकर पर केंद्रित जो सत्र रखा है, इसमें निश्चित ही सावरकर के बहुत सारे नए पक्ष हमारे सामने आए हैं और हमें नई दृष्टि मिली है और हम उस नए ढंग से सावरकर को समझने की, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज जो राष्ट्रीय सुरक्षा, बल्कि अब तो सब तरफ ऐसी सुरक्षा की जो समस्याएं हैं, उसको लेकर के हम उसको हल्के में नहीं ले सकते और उसको अगर ठीक से समझना है, हमारे सामने प्रश्न ये रहता है कि कैसे समझा जाए। तो तरह तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन आज जो माहुरकर सर ने बताया कि हमें सावरकर को पढ़ करके राष्ट्रीय सुरक्षा को बिल्कुल समझ सकते हैं हम, ये एक हमारे लिए आज का संदेश है। मैं समय ज़्यादा न लेते हुए आज इस समापन सत्र के हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत मुक्तिबोध जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अभिसिंचित करें। भाई साहब। आज के हमारे विद्वान वक्ता और हम सबको स्वतंत्र वीर सावरकर के जीवन और व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं से परिचित कराने वाले आदरणीय श्री उदय माहुरकर जी, आदरणीय उषा दीदी, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान की निदेशक डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी, अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक पांडे जी जो नीचे बैठे हैं, इस सभागार में उपस्थित समस्त मूर्धन्य विद्वज्जन, अनेक कुलगुरु यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करने की कोशिश करता हूँ। दिन भर से आप बहुत ही गरिष्ठ चिंतन करते चले आ रहे हैं मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो थोड़ी हल्की बात से अपनी बात शुरू करता हूं। जब मुकेश जी ने मुझसे कहा कि आपको कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी चाहिए, तो संकट ये खड़ा हुआ कि पिछले 3 दिन में मैं 2 बार अध्यक्ष के रूप में कहीं जाकर के बिठा दिया गया। तो फिर मैंने घर जाकर के और स्वर्गीय शरद जोशी जी की जो एक बड़ा प्रसिद्ध लेख है अध्यक्षों के ऊपर, उसका फिर से पुनर्चिंतन किया और अध्यक्षों की जो क्वालिटीज उन्होंने बताई थी उसके संदर्भ में अपने आप को जांचने की कोशिश की। मेरे वार्डरोब में कितनी शेरवानियां हैं, मेरे पास कितने जैकेट्स हैं, चश्मे, हैट्स, मैं सुबह सुबह कितना तैयार बैठा रहता हूं कि कोई आए बुलाए और मुझे उठा करके ले जाए। ये सब देखा तो मुझे लगा कि ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर मुझे अध्यक्ष क्यों बनाया जा रहा है, और वो भी इस महती सभा के अंदर। लेकिन अब क्या था कि मुकेश जी ने शब्द का प्रयोग किया था कि हमारे आग्रह को स्वीकार करके मैं यहां आया। मैं उसमें एक सुधार करता हूं कि मैं मुकेश जी के आग्रह को स्वीकार करके नहीं, उनके हठाग्रह को स्वीकार करके यहां पर आया और नहीं तो यहां इस मंच में और इस हॉल में आप सबके सामने खड़े होने की मेरी पात्रता नहीं है। आदरणीय उदय जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में हम सबको बहुत सुंदर जानकारी दी है।
सावरकर का व्यक्तित्व इतना बहुआयामी है कि उनको समझने के लिए ये एक सत्र का विषय सावरकर हो नहीं सकते। सावरकर क्रांतिकारी थे, सावरकर क्रांतिकारी आंदोलन के कोहिनूर थे, सावरकर साहित्यकार थे, सावरकर लेखक थे, सावरकर कवि थे, सावरकर चिंतक थे, सावरकर एक फिलोसोफर भी थे। और सावरकर के पूरे व्यक्तित्व में जितने भी रंग हैं वे ठीक उसी तरह उतने ही मोहक हैं जितने किसी भी इंद्रधनुष के रंग होते हैं। और इसलिए सावरकर ऐसे हैं। और सावरकर एक और भी है, सावरकर एक ऐसे ध्रुव तारे हैं जिसको निगलने के लिए न जाने कितने मणिहीन सर्प निष्फल कोशिशें करते रहते हैं, जिसके बारे में आदरणीय उदय जी ने संकेत भी किया था। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन बोलने के लिए कहा गया है तो 5-7 मिनट तो अपनी बात मुझे करनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आदरणीय उदय जी ने बहुत विस्तार से अपनी बातें कही। मेरा ऐसा मत है कि सुरक्षा के जिस प्रकार से अनेक पहलू हैं, उसमें एक बहुत महत्व का बिंदु है कि सुरक्षा किसकी, सुरक्षित कौन रहता है। सुरक्षित समाज रहता है, सुरक्षित देश रहता है। समाज और देश की हम सुरक्षा करना चाहते हैं। कोई समाज सुरक्षित कब रहता है? जब वो समाज संगठित होता है, जब वो समाज आत्मबोध से अनुप्राणित होता है, जब वो समाज इकट्ठा होता है। और इसीलिए सबल और सुरक्षित समाज की गारंटी होती है समरस समाज का होना। और इसलिए तमाम तरह की सेनाएं, तमाम तरह के शस्त्रास्त्र, तमाम तरह की नीतियां और रणनीतियां, तमाम तरह के दांव पेच, ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा के अनेक पहलू हैं और बहुत महत्व के पहलू हैं। व्यावहारिक जीवन के अंदर उनका बहुत ही महत्व है। लेकिन एक तत्व के संदर्भ में यदि हम विचार करेंगे तो समाज की असंगठित अवस्था, समाज के का अंतर्भूत जो विभाजन है, वो विभाजन उस समाज को कमजोर करता है और कमजोर समाज असुरक्षित समाज के अंदर तब्दील होने में उसको देर नहीं लगती है। और इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो सावरकर का एक समाज सुधारक रूप हमारे सामने आता है और जो बड़े ही मोहक और प्रेरक स्वरूप के अंदर हमारे सामने आता है। एक संयोग है, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और 1925 में ही सावरकर ने एक कविता लिखी थी। वो कविता थी, तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधू बंधू, तो महादेव जी पिता आपुला चला तया बंधू, उभयांनी दोष उभयांचे खोडावे, दोषासी दुष्ट रूढीसी मोडावे, सौख्यासी आईच्या साठी जोडावे। आप और मैं सारे हिंदू आपस में बंधु हैं, तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधू बंधू, तो महादेव जी पिता आपुला चला तया बंधु। वो एक हमारा देवता, आइए हम उसकी वंदना करें, हम एक दूसरे के दोषों को दूर करें, आपस में इकट्ठा होकर के चलें। यह जो समरसता का संदेश है, यह किसी भी राष्ट्र और समाज की सुरक्षा की भी एक गारंटी होती। सावरकर जी ने एक नाटक लिखा था, उस नाटक में एक पात्र है, उसका नाम है इब्राहिम। सावरकर जी उससे कुछ डायलॉग्स उस नाटक के अंदर कहलवाते हैं। वो 4 साल पहले हिंदू था लेकिन बाद में मतांतरित होकर के मुस्लिम हो गया। और वो उस नाटक के अंदर उसका एक डायलॉग है, वो कहता है कि अब उसकी पृष्ठभूमि पर अभी जानने का समय नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं कुरान का एक शब्द भी नहीं जानता था मुस्लिम होने से पहले, और मैं अभी भी नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हिंदू समाज के अंदर छुआछूत जैसी एक आत्मघाती प्रवृत्ति है। हिंदुत्व का तत्वज्ञान चाहे जो भी हो, लेकिन छुआछूत ही हिंदू समाज का व्यावहारिक धर्म है। ऊपर की लाते खाते खाते और उस क्रोध और कुंठा में गुस्से से अपने नीचे वालों को लाते मारते मारते मुझे हिंदू धर्म से चिढ़ हो गई, और ये चिढ़ ही अब मेरा कुरान है।
ये वो डायलॉग है जो सावरकर ने इब्राहिम से अपने नाटक के इसमें कहलवाया है। तो सुरक्षा और समरसता का संबंध ये है। यदि समाज ऐसा नहीं होगा तो लोग हमसे विभक्त होकर के दूसरी तरफ जाएंगे और दूसरी तरफ के स्याह सफेद चीजों को समझे बगैर केवल प्रतिक्रिया में, केवल गुस्से में अपने ही लोगों के खिलाफ तलवारें लेकर के खड़े हो जाएंगे। 1924 से लेकर के 1937 तक रत्नागिरी में जो सावरकर जी की भूमिका थी उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भी देखने की जरूरत है। वहां उन्होंने क्या किया? जब उस कालखंड का हम अध्ययन करते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि उन्होंने मुख्यतः भारत के अंदर हिंदू समाज के सामाजिक सुधार के संदर्भ में काम किया। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी घटनाएं हैं, छोटे छोटे प्रसंग हैं, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन बड़े दूरगामी प्रभाव वाले सारे के सारे उनके वो काम रहे। अस्पृश्यता का विषय उनके आंखों के सामने था, इसलिए सावरकर ने उनको स्थानबद्ध किया हुआ था। उसकी सीमा में वो जितना घूम सकते थे उतना घूम घूम करके उन्होंने तथाकथित सवर्णों से व्यक्तिगत चर्चा कर करके उनसे अस्पृश्यता जैसे विषय पर बात करने की कोशिश की। यह परम पूज्य श्री गुरुजी में और उनमें हमको एक साम्य दिखाई देता है। श्री गुरुजी ने कहा था अस्पृश्यता हिंदू समाज के तथाकथित सवर्णों की विकृत मानसिकता का नाम है। इसलिए सवर्णों से व्यक्तिगत बात की रत्नागिरी प्रवास में, रत्नागिरी के वास्तव्य में। और जिनको तथाकथित दलित कहा जाता है उनके अंदर उन्होंने विभिन्न विषयों पर जागृति लाने के लिए कितने प्रकार के प्रयत्न किए। क्यों? राष्ट्रीय सुरक्षा का समाज की समरसता से संबंध होने के कारण समाज की विषमता किसी न किसी भी रूप में क्यों न हो उसको दूर होना आवश्यक है। उन्होंने जो विट्ठल मंदिर का जो सारा का सारा प्रकरण है रत्नागिरी का, जिसमें मंदिर प्रवेश का उन्होंने एक आंदोलन किया। हमको श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मंदिर प्रवेश आंदोलन के बारे में जानकारी है, लेकिन रत्नागिरी के विट्ठल मंदिर प्रवेश में सावरकर की भूमिका को लेकर के हमको कितनी जानकारी? वहां उन्होंने एक विष्णु की मूर्ति स्थापित की। मंदिर के अंदर हिंदू समाज के सभी वर्गों का प्रवेश होने के लिए कितने प्रकार के उन्होंने प्रयत्न किए। छोटे छोटे बच्चों के भी मार्च निकाले। एक बड़ी सभा की जिसके अंदर उस समय 3,000 लोग थे। कलेक्टर को लगा कि ये कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए कलेक्टर खुद सशरीर वहां पर उपस्थित था और उसके सामने सावरकर ने एक जोरदार सा भाषण दिया, अत्यंत उत्प्रेरक, अत्यंत प्रेरक। वहां उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप इस बात के पक्ष में है कि नहीं कि सबको मंदिर के अंदर प्रवेश मिलना चाहिए। लोगों ने समर्थन में हाथ उठाए और उस समय वो बड़ा सुंदर प्रसंग है। उस समय पिछड़ी जाति के तथाकथित उन बालकों के बीच में से शिवू नाम का एक व्यक्ति बालक उठ करके खड़ा होता है और वो एक कविता कहता है। उसकी 4-5 पंक्तियां मैं लिख करके लाया हूं। वो कविता क्या है? वो बालक है किशोर वय का। वो कहता है तुम्ही देवाच्या येऊ दिले दारी, तुम्ही देवाच्या येऊ दिले ती दारी। भगवान के दरवाजे आप हमको लेकर के आए, आभारी जाहलो भारी। हे सुतक युगाचे फिटले, विधी लिखित विटाळही मिटले, जन्माचे भांडण मिटले, आम्ही शतकांचे दास आज सहकारी, आभार जाहले भारी। ये कहकर हिंदू धर्म का जय घोष करते हुए वो शिवू और उसके सारे दलित साथी उस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सामाजिक परिवर्तन का कितना बड़ा एक काम, विषमता को दूर करने का कितना बड़ा एक काम। मंदिर पानी स्मशान की बातें अभी हुई, ये उस समय से शुरू हो रही। ये सावरकर की भूमिका है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में उनकी उस भूमिका को हम नहीं देख सकते? आगे चल करके पतित पावन मंदिर रत्नागिरी के अंदर बना। सावरकर बात कहते थे कि अस्पृश्योद्धार की बात नहीं करना चाहिए, स्पृश्योद्धार की बात करना चाहिए। अस्पृश्यों का उद्धार करने की आवश्यकता नहीं है, स्पृश्यों को उनकी मानसिक विकृति से उनके बाहर लाने की जरूरत है। इसलिए उन्हें स्पृश्योद्धार की बात की। कितना क्रांतिकारी विचार है। क्या आज हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? वे मुक्ति का मंत्र घोष करने वाले मनीषी थे। उन्होंने जिन 7 बंदियों से मुक्त होने की बात की थी, उन बंदियों से मुक्त हुए बगैर कोई भी समाज शब्द के सही अर्थ और भाव में मुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने वेदोक्त मुक्ति से बंदी की बात की थी, वेदोक्त बंदी से मुक्ति की बात की थी। उन्होंने व्यवसाय बंदी से मुक्ति की बात की।
उन्होंने स्पर्श बंदी से मुक्ति की बात की, सिंधु बंदी से मुक्ति की बात की, इन्हें समुद्र प्रवास नहीं जाने की जो एक धारणा समाज के अंदर बन गई थी उससे मुक्ति की बात की। उन्होंने शुद्धिकरण की बात की, उन्होंने रोटी और बेटी बंदी से मुक्ति की बात की, उन्होंने भाषा और लिपि के शुद्धिकरण की बात की। इन बेड़ियों से मुक्त हुए बगैर समाज मुक्त चेता समाज नहीं बन सकता, स्वतंत्र चेता समाज नहीं बन सकता, समर्थ समाज नहीं बन सकता। फरवरी 1942 में महाराष्ट्र के खामगांव जिले के अंदर एक बड़ा सम्मेलन हुआ, एक यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ का नाम था हिंदू धर्म संगठन महायज्ञ। उस समय के एक बड़े स्वामी जी थे, उन्होंने उस यज्ञ का आयोजन किया था और स्वतंत्र वीर सावरकर को विशेष आग्रह से वहां पर बुलाया था। सावरकर जाने वाले हैं इसलिए बड़ी लोगों के अंदर उत्सुकता थी, बड़ी भारी भीड़ उस समय के स्टैंडर्ड के लिहाज से वहां पर पहुंची थी। सावरकर ने उस भाषण के अंदर कौन सी बात कही अपने? सावरकर ने कहा कि आज हम एक हिंदू संगठन महायज्ञ के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इस यज्ञ में हमने समिधाएं डाली हैं, हमने घी डाला, हमने काष्ठ डाले, हमने और भी सारी जो हवन सामग्री होती है उन सब की आहुतियां दी। लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदुओं का संगठन, समाज का संगठन, ये इस प्रकार की आहुतियों से नहीं होगा। इसलिए आह्वान उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा उन्होंने कहा यदि आहुति यदि देनी है इस यज्ञ के अंदर तो अस्पृश्यता शब्द के अंदर जो अ लिखा हुआ है उस अ अक्षर की आहुति दीजिए, यानी अस्पृश्यता से मुक्त होइए। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो कायरता भरी हुई है उस कायरता की आहुति यहां पर दे दीजिए। उन्होंने कहा कि परधर्मियों का हिंदूकरण नहीं किया जा सकता, इस अविचार की आहुति दीजिए। और उन्होंने कहा कि अपनी गुलामी की आहुति इसके अंदर दीजिए। ये सारी आहुतियां दिए बगैर, सावरकर की सातों बंदियों से मुक्त हुए बगैर समाज को समरस नहीं बनाया जा सकता, समाज की विषमताएं दूर नहीं हो सकती। समाज की विषमता दूर किए बगैर समाज के अंदर का विभाजन दूर नहीं होगा, विभाजन दूर किए बगैर समाज संगठित नहीं होगा, और जो समाज संगठित नहीं रहता है वो हमेशा असुरक्षा का शिकार रहता है। और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में स्वतंत्र वीर सावरकर की यह जो सारी की सारी एक दिशा और दृष्टि हमको दिखाई देती है, उसके संदर्भ में भी हम लोगों को कुछ अधिक विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हेमंत मुक्तिबोध जी। मुक्ति के उद्घोष के मनीषी के रूप में हमने सावरकर को देखना चाहिए, और सामाजिक समरसता के बिना सुरक्षा की बात अधूरी है। निश्चित ही कमज़ोर समाज और असुरक्षित होने में देर नहीं लगता है। कमज़ोर समाज अगर है तो असुरक्षित होना ही होना है, ये तय है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष पर अध्यक्षीय उद्बोधन में हमारा सबका ध्यान कराया। पिछले 3 सत्रों में और आज चौथे इस शाम के सत्र में हमने जो विमर्श रखे थे, जो विषय रखे थे, उसमें इतिहास विमर्श और मीडिया, और जो 2 सत्र शुरू के, इसमें निश्चित ही सर बहुत सारे पक्ष निकल के आए और जिसमें बहुत सारे शोध ग्रंथ तैयार हो सकते हैं, उस पर अलग अलग शोध किए जा सकते हैं। और किसी भी संगोष्ठी की ये एक तरह से सफलता है, सार्थकता है कि उसमें से नए विचार नवनीत निकल कर आएँ और हमको कुछ नई खिड़कियाँ खुलती हुई मिलें। तो आज निश्चित ही इन 4 सत्रों में हम सबको बड़े गहरे सूत्र मिले हैं जिन पर हम सब काम कर सकते हैं। और विमर्श, जब हम बार बार कहते हैं कि देश का विमर्श बदलना चाहिए, डिस्कोर्स बदलना चाहिए, तो ये तभी होगा जब हम प्रश्न परंपरा और संवाद संस्कृति के लोग इसको बार बार निरंतर अपने आचरण में, अपने आदतों में और करते रहें, अपने कार्यशैली में बार बार चर्चाएं करें। तो अनेक पक्ष हर विषय से उभर के आते हैं। और आज सावरकर के संबंध में इस सत्र में बहुत सारी नए तथ्य हमारे सामने आए हैं। हम युवा पीढ़ी के लिए मैं ये बात ज़्यादातर कहना चाहता हूँ। हम बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आज पढ़ेंगे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे अपेक्षा भी है, विश्वास भी है। आपका बहुत बहुत आभार। और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में मैं आभार देने के लिए, एक औपचारिक आभार के लिए मैं अपने
दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के सचिव श्री दीपक शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। आभार यदि किसी का देना है तो सावरकर जी का आभार। उदय जी, आपका आभार नहीं, आपका आभार मुकेश जी ने कहा, पर आभार सावरकर जी का। आप दोनों से निवेदन कि जहां जहां बुलाएं वहां वहां जाएं, ये निवेदन। हेमंत जी का तो आज जन्मदिन है, हेमंत जी ने बहुत अच्छा बोल दिया, अध्यक्ष जी उद्बोधन दे दिया। अटल जी का कल है, उसकी पूर्व संध्या, और अटल जी का रग सावरकर जी के लिए क्या कहता था, वो ही शायद आभार है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। ये 21वीं सदी की आवश्यकता है, हम सब सावरकर बने, यही सबकी कल्पना है। धन्यवाद। और आप सबका लेंगे। इस सत्र के आभार के बाद मैं स्वराज संस्थान के उप संचालक संतोष वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि संगोष्ठी का जो आयोजन समिति है उसकी तरफ से आप 2 शब्द कह के इस सभा के समापन की प्रक्रिया पूरी करें। संतोष जी। आज स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो 1 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई, उसमें आप सब विद्वतजन जो उपस्थित रहे, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विशेषकर हमारे केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री उदय माहुरकर जी, जो हमारे आवेदन निवेदन पर यहाँ उपस्थित हुए और इतना विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान उन्होंने दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। हाँ, हमारी माननीय मंत्री महोदया, जिनका हमें प्रेरणा, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन हमेशा मिलता रहता है, तो इसलिए उनका आभारी हूँ। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री हेमंत जी, जिनके व्याख्यान हम सुनते रहते हैं और आज वो अध्यक्षता करने के लिए तैयार हो गए, इस बात के लिए भी उनका धन्यवाद। और आप सब विद्वतजन, सुबह से हम यहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं। श्री प्रफुल्ल जी, आशुतोष जी भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और विजय मनोहर जी हैं, और सारे हमारे प्रज्ञा प्रवाह से, और दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान के अध्यक्ष महोदय भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उनका आभारी हूँ। और साथ में आप सब विद्वतजन जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा, पर आप सबका मैं आभारी हूँ। आप सब यहाँ आए, और आगे भी स्वराज संस्थान और दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे, और आप सबका सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद। एक सूचना है, एक तो यहाँ से बाहर चाय की व्यवस्था है, चाय पी के जाइएगा। दूसरा, कल उदय माहुरकर जी भोपाल में हैं, और कल 12 बजे राज्य संग्रहालय में एक कार्यक्रम है, जो आजकल सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म पर एक कल्चरल पॉल्यूशन हो रहा है, और माहुरकर जी के शब्दों में कहें तो रेप एंड कल्चरल अटैक ऑन आवर सिविलाइजेशन, ये इस पर एक सेव द नेशन आप एक कैंपेन चला रहे हैं। और जबलपुर के हमारे मित्र यहाँ अमित जी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे कुछ सुधीजनों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए, चूँकि आप भोपाल में हैं, तो कल 12 बजे राज्य संग्रहालय में ये जो विषय है, निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण विषय, हम सबके जेब तक का विषय है। हमारे जेब में मोबाइल है, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह किस तरह के ऐड और किस तरह की चीज़ें आती हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर एक घंटे 1.5 घंटे की कोई एक परिचर्चा है। जिन बंधुओं को, बहनों को, जिनकी रुचि हो, कल 12 बजे राज्य संग्रहालय के सभागार में आप पधार सकते हैं, और उदय माहुरकर जी को उस विषय पर आप सुन सकते हैं। आप सब यहाँ आए, आप सभी को नमस्कार।